तो आते हैं एक्सप्लेन करते हैं, हाउ डू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम लोग डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो डाइवर्सिटी को अब देखें तो लगभग 200 साल पहले या उससे भी थोड़ा पहले, जब लोग मतलब ट्रेवल करते थे एक वन पार्ट ऑफ कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ कंट्री, या फिर मतलब किसी भी एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे, और उस टाइम पे जब हमारे पास बस वगैरह, कार, गाड़ी या कुछ भी किसी भी तरह का जहाज़, मतलब हवाई जहाज़ या एरोप्लेन कुछ भी मौजूद नहीं था, तो लोग उस टाइम ट्रेवल करते कैसे थे? या तो शिप के थ्रू, यानी जो समुद्री जहाज़ होता है उसके थ्रू, या फिर शिप जो भी जहाज़ होता है पानी का जहाज़ उसके थ्रू, या फिर हॉर्स, कैमल, या फिर ऑन फुट ही कभी कभी चलते थे। तो इस तरह से उनको वन पार्ट ऑफ कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ कंट्री में जाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब महीनों लग जाते थे, बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो अब एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते क्यों थे, यानी ट्रेवलिंग जो होता था वो होता क्यों था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल, यानी नया जगह या नया प्लेस जो भी हो वहाँ पे वो सेटल होने के लिए जाते थे। अब इस सेटलमेंट का कारण क्या होगा? तो अगर मान लो कि जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे फेमाइंस या ड्राउट, मतलब बाढ़ या सुखाड़ या कुछ भी आपदा आ रहा है, उसके कारण तो वहाँ पे भोजन की कमी हो जाएगी, वहाँ का मतलब जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाएगा। इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, जैसा अभी भी लोग गांव से शहर में जाते हैं काम की तलाश में, तो वैसे ही काम की तलाश में जाते थे। और थर्ड बिकॉज ऑफ वार, मतलब अगर वार कहीं पे छिड़ जा रहा है तो वार के कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह वो चाहेंगे कि हम शांति में रहें। वार के कारण तो बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई, ना खाने को मिलेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा या फिर मार वगैरह ही हो रहा है, मतलब लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो उससे अच्छा होगा कि हम दूसरे जगह पे जाके सेटल हो जाएं। तो ये रीज़न होगा मतलब सेटलमेंट का। और एक और रीज़न जो है वो ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग पर्पज़ से भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। जैसे ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो भी भारत में ट्रेडिंग के लिए आया था, तो इस तरह से ट्रेडिंग के लिए। एंड स्टेड देयर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और हम लोग देख भी रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने समय तक के लिए भारत में रहा था। तो और वहाँ पे जाके वो लोग ज़्यादा समय तक रहते थे, तो इस कारण से मतलब ट्रेवल करते थे और यहाँ पे लोग रह रहे थे। अब जब यहाँ पे आए वो, मतलब कहीं दूसरे जगह पे कहीं पे भी वो जब आ रहे हैं, तो अब या तो वो अपने मतलब धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते रहें नया कल्चर के अनुसार, या फिर होता था कि कभी कभी पुराने तरीके से ही, मतलब समटाइम्स दे चेंज अ लिटल एंड समटाइम्स मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, और कभी कभी पुराने तरीके से ही मतलब वो अपना काम करते थे। अब यहाँ होगा क्या कि मतलब मैं जो कल्चर या फिर जो जिस भी कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वो मैं एकदम से ही भुला नहीं सकता हूँ, तो लेकिन मैं नया जगह पे गया हूँ। अब वहाँ पे जाने के कारण मुझे वहाँ का भी कल्चर जो होगा मतलब वो इन्फ्लुएंस करेगा मुझे, तो मैं उसको करूँगा। बट जो मेरा पुराना है, पिछला है, उसे तो मैं भूल नहीं सकता। तो वहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का कल्चर है, दोनों का इंटरमिक्सिंग हो जाएगा। मतलब मैं पुराने तरीके से भी कर रहा हूँ बट नया चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही होता था यहाँ पे। अब इस तरह से लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन्स जो भी है वो बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, और इस तरह से पुराना और नया का मिक्स हो गया। क्या? लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन, और इस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर के कारण डिफरेंसेस पैदा हुआ, मतलब डाइवर्सिटी आया। तो हम इस तरह से डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से डाइवर्सिटी पहुंचा होगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, मतलब टॉपिक देखते हैं आगे का। तो हमने देखा डाइवर्सिटी आया कैसे। अब उसका एक रीज़न जियोग्राफिकल फैक्टर भी हो सकता है, मतलब जियोग्राफिकल फीचर्स जो वहाँ के हैं उसके कारण भी लोग मतलब डाइवर्सिटी वहाँ पे देखा जा सकता है। तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास दो एग्जाम्पल होगा, एक केरला का एग्जाम्पल होगा, एक लद्दाख का एग्जाम्पल होगा। केरला जो है वो समुद्र के किनारे बसा है और लद्दाख माउंटेनियस रीजन है, ये तो हमें पता ही है। अगर नहीं भी पता है तो लद्दाख जो है वो माउंटेनियस रीजन है, और वो हमेशा ही लगभग मतलब ऑलमोस्ट पूरे साल के दौरान मतलब बहुत महीनों तक वो सिर्फ जो है स्नो से ही ढका होता है, मतलब बर्फ़ से ढका होता है। तो अब देखते हैं, समझते हैं दोनों के बारे में, दोनों का फीचर्स देखेंगे और वहाँ के डाइवर्सिटी को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आते हैं लद्दाख में। लद्दाख अ डिज़र्ट इन माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स में एक डिज़र्ट है। डिज़र्ट का मतलब क्या होता है? डिज़र्ट वो जगह होता है जहाँ पे वेजिटेशन ना हो। अब वो चाहे तो डिज़र्ट मतलब ड्राई डेजर्ट भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब हमेशा स्नो से ढका होता है। अब स्नो से ढका हुआ है तो आप स्नो पे तो वेजिटेशन कर नहीं सकते हो, तो इसलिए ये डिज़र्ट हो गया। ये डिज़र्ट इन माउंटेन्स, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। पहले मतलब जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में था, बट अब यूनियन टेरिटरी बन गया है।
जो कि कवर्ड विथ स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के मतलब बहुत दिनों तक मतलब यहाँ पे स्नो से ढका होता है ये। अभी इस स्नो से ढके होने के कारण हम लोग एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते हैं, तो वेरी लिटल एग्रीकल्चर, डजंट रिसीव एनी रेन, और रेन भी मतलब वहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होगा। पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो, जो कि ग्लेशियर है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी के लिए भी यहाँ पे उन लोग को डिपेंड होना होता है मेल्टिंग स्नो पे, जो कि समर के दौरान मेल्ट करते हैं और उससे जो भी मतलब पानी वगैरह निकल रहा होता है वही ये लोग पीते हैं। तो इनको भी डिपेंड होना होता है, मतलब डिपेंड होना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए मेल्टिंग स्नो पे। पीपल कीप सीप, गोट्स, काउज, डिजॉज या जॉज जो भी हो, जिसको याक काउ भी बोलते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो मैक्सिमम सीप मतलब भेड़ बकरी, काउ मतलब गाय, डिजॉस मतलब एक तरह का याक और गाय का कम्बिनेशन कुछ होता है, पता नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट डिजॉस या जॉस जो भी हो, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मुझे सही से नहीं पता है। तो यहाँ पे आप मतलब ये लोग ये पालते हैं पोसते हैं। अब चूँकि ये लोग जो है सीप, गोट्स, काउज, डिजॉस पाल पोस रहे हैं, तो इससे इनका हम लोग खान पान भी मतलब इनका जो भोजन है उसके बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। मोस्टली ये लोग मीट खाते हैं, मीट हो गया, फिर मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर, ये इनका खान पान हो गया, मतलब भोजन, ये मीट या फिर मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ और बटर हो गए। अब आते हैं यहाँ पे एक पश्मीना वुल निकलता है यहाँ पे, मतलब पश्मीना वुल यहाँ पे होता है, जो कि चीफली मतलब यहाँ पे बनाया जाता है, मतलब बनाया क्या जाता है, एक स्पेशल प्रकार की मतलब एक स्पेशल काइंड ऑफ गोट्स होती हैं जिसमें से पश्मीना वुल निकलता है। और ये जो पश्मीना वुल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइज्ड मतलब होता है बेशकीमती। एंड पश्मीना सॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, मतलब ये जो पश्मीना वुल होता है बेशकीमती होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका वैल्यू होता है मार्केट में। और पश्मीना साल बनाया जाता है, और वो जो पश्मीना सॉल जो होता है वो चीफली वुवेन इन कश्मीर, मतलब इसको कश्मीर में ज़्यादातर बनाया जाता है। तो और ये जो पश्मीना साल होता है ये इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब अच्छा खासा रकम होता है। तो मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये जो पश्मीना वुल है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ गोट या बकरी से निकलता है, जो कि प्राप्त किया जाता है। और ये जो पश्मीना वुल होता है वो प्राइस्ड यानी बेशकीमती होता है, और पश्मीना साल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा होता है, बेशकीमती होता है, तो हम समझ ही रहे हैं। और इसको बनाया जाता है मोस्टली कश्मीर में। तो ये लोग करते क्या हैं, लद्दाख के लोग पश्मीना वुल निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसको कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं, जहाँ पे वो लोग कश्मीर के ट्रेडर्स लोग उसको मतलब शॉल बना के और बेचते हैं। तो इतना हो गया मतलब लद्दाख के बारे में। अब फर्दर आगे देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह का क्या सीन है। हालांकि यहाँ पे तो मतलब माउंटेनियस रीजन है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा होगा, बट ट्रेडिंग हो रहा था, बहुत पहले से हो रहा था यहाँ पे भी। तो उसको समझते हैं, एक बार देखते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब लद्दाख के बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ के खान पान रहन सहन के बारे में देख चुके हैं। अब इट वाज कंसिडर, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ट्रेडिंग का क्या सीन है, ट्रेडिंग वगैरह कब से स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया ट्रेडिंग वहाँ बहुत पहले से हो रहा है। क्यों हो रहा है? इट वाज कंसिडर्ड ए गुड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कैरावान्स ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। यानी अब यहाँ पे लद्दाख में बहुत सारे ऐसे पासेस मौजूद हैं जिसके थ्रू कैरावान्स ट्रेवल कर सकते हैं, और यहाँ से ट्रेवल करके मतलब तिब्बत होके मतलब लद्दाख के थ्रू होके जा सकते हैं, मतलब गुजर के जा सकते हैं लद्दाख के थ्रू तिब्बत में। अभी जो कैरावान्स हैं वो क्या कैरी करते थे? टेक्सटाइल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, रॉ मिल्क हो गया, कारपेट्स हो गया, इन सब चीज़ों का व्यापार किया जाता था उन कैरावान्स के थ्रू। अब बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, यानी बुद्धिज़्म जो था वो तिब्बत में लद्दाख के थ्रू ही पहुंचा, इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, लद्दाख को लिटिल तिब्बत बोला जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड मोर देन 400 ईयर्स अगो। इस्लाम यहाँ पे मतलब लद्दाख में लगभग 400 साल पहले या उससे भी अधिक थोड़ा मतलब उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब यहाँ पे आया। और अभी मुस्लिम का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है, मतलब मुस्लिम लोग मौजूद हैं वहाँ पे। रीच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। सॉन्ग्स एंड पोएम का यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन मतलब गा के जो सॉन्ग्स और पोएम सुनाया जाता है उसका भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेडिशन मतलब मौजूद है, रिच मतलब बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल इपिक, यानी तिब्बतन नेशनल इपिक जो है उसका लोकल वर्जन यानी लद्दाखी वर्जन जो है उसको गाया जाता है। अब ये नेशनल तिब्बत का नेशनल इपिक है क्या? केसर सागा। इस केसर सागा को गाया जाता है लोकल वर्जन में
किनके द्वारा? मतलब बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों के द्वारा ही गाया जाता है। तो लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल इपिक केसर सागा, यानी केसर सागा जो कि तिब्बतन नेशनल इपिक है, उसका लोकल वर्जन आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय, मतलब परफॉर्म किया जाता है और गाया जाता है किनके द्वारा? बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं केरला का। केरला का क्या सीन है? लद्दाख जो एक माउंटेन इलाका था, माउंटेनियस इलाका था, तो लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़े, मतलब जो बुक में दिया था। अब आते हैं केरला के बारे में, केरला के बारे में समझते हैं। तो आते हैं केरला पे। केरला या स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक स्टेट मौजूद है जो कि केरला, जिसका नाम है। अब जैसे इंडिया कुछ मतलब नीचे साउथ पोर्शन अगर देखें तो केरला कुछ इधर मौजूद है। तो इधर से समुद्र से घिरा है, मतलब एक साइड से, और एक साइड इसका मतलब हिल्स वगैरह मौजूद है। उस हिल का मतलब आप नाम कमेंट सेक्शन में बताया, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करें तो मतलब बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ कौन सा हिल है। अब ये जो है एक साइड से हिल से घिरा हुआ है, दूसरे साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो केरला का जो मतलब फीचर्स हो गया कुछ इस तरह का हो गया। सराउंड एक साइड मतलब सी हो गया और दूसरा साइड हिल हो गया। अब आते हैं स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स, यानी पेपर मतलब होता है अपना, पेपर मतलब काली मिर्च होता है, क्लोव्स मतलब लौंग, कार्डेमम मतलब इलायची। तो इन सभी का जो प्रोडक्शन या फिर मतलब ये जो है मेनली हिल्स पे उगते हैं, उपज होता है इनका। तो अब चूँकि हिल्स से सराउंडेड है तो वहाँ पे हिल्स है ही, तो यहाँ पे इनका उपज भी होता है, ग्रो किया जाता है पेपर, क्लोव्स और कार्डेमम्स को। अब ये जो है ये स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं बहुत ही महंगा बिकता है। तो इनका मतलब अगर दाम देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा है। तो इसलिए अब ये जो स्पाइसेस है वो इस रीजन को एक अट्रैक्टिव प्लेस बना दिया ट्रेडर्स के लिए, यानी स्पाइसेस मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब बहुत पहले देखा जाए तो उस टाइम जेविस और अरब ट्रेडर्स जो है वो व्यापार करते थे, मतलब केरला के थ्रू, मतलब केरला में आके, यानी जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वेयर फर्स्ट टू कम हेयर। वहाँ पे आने वाले पहले ट्रेडर्स जेविस और अरब ट्रेडर्स ही हैं, जिनका व्यापार बहुत सालों से हो रहा था, मतलब चला रहा था। और मतलब फिर बाद में पोर्तुगीज़ आए, मतलब सी रूट डिस्कवर करके। हालांकि पोर्तुगीज़ या फिर जो भी यूरोपियन कंट्री है उनका भी लैंड रूट के थ्रू व्यापार तो हो ही रहा था, बट हमें उतना भी इसमें दिया नहीं, उतना समझना नहीं है। तो जो भी है यहाँ पे जेविस या अरब ट्रेडर्स जो है वो पहले आए थे, मतलब केरला में वहाँ पहले से ही व्यापार कर रहे थे। बाद में पोर्तुगीज़ हम देखेंगे कि जब वास्को डा गामा 1498 में मतलब सी रूट की का डिस्कवरी किया, उसके बाद फिर पोर्तुगीज़ या फिर यूरोपियन नेशन भी मतलब आने लगे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से। अब द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, अपोस्टल मतलब होता है ईश्वर का दूत या फिर भगवान का दूत जो भी हो। तो संत थॉमस जो थे वो क्राइस्ट यानी ईसा मसीह जो भी है उनके दूत थे, ईश्वर का दूत थे, जो कि यहाँ पे पहली बार लगभग 2000 साल पहले, यानी संत थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स, मतलब 2000 साल पहले लगभग ऐसा माना जाता है कि संत थॉमस जो थे यहाँ पे पहली बार आए थे। और उनको क्रेडिट दिया जाता है कि भारत में उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी को लाया, एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले भारत में आए थे, केरला में ही, और उनको माना जाता है ऐसा कि उनको क्रेडिट दिया गया है कि उन्हीं ने मतलब क्रिश्चियनिटी को भारत में लाया था, संत थॉमस ने। आपने संत थॉमस का नाम भी सुना होगा, जैसे बहुत सारा स्कूल्स वगैरह भी है संत थॉमस के नाम से, तो आपने इनका नाम सुना होगा, तो ये ईजिली आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इब्न बतूता। इब्न बतूता एक अरब ट्रेवलर था, यानी अरब कंट्री से आया था ट्रेवल करने, जो कि लगभग 700 साल पहले आया था मतलब ट्रेवल करने। और उसने अपने ट्रेवलॉग यानी यात्रा वृतांत होता है कि मतलब जैसे मैं कहीं घूमने गया तो आजकल तो लोग ट्रेवल का व्लॉग बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसी तरह पहले लोग क्या करते थे कि उसको लिखते थे कि कैसा क्या सीन है वहाँ का, लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ पे मुझे कैसा ट्रीट किया गया, तो ये सब लिखते थे यात्रा वृतांत में यानी ट्रेवलॉग में। तो इब्न बतूता जो था उसने अपने ट्रेवलॉग में लिखा है, मतलब वो डिस्क्राइब किया है कि मुस्लिम का लाइव यहाँ पे कैसा था, उनका जीवन कैसा था। तो मुस्लिम के लाइव्स के बारे में उसने डिस्क्राइब किया कि मुस्लिम्स आर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। अब चूँकि अरब कंट्री से यहाँ पे ट्रेड तो होता ही था, तो मुस्लिम लोग आते थे ट्रेड करने, इसलिए उनको रिस्पेक्ट भी दिया जाता था, और अभी भी दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं दिया जाता है, बट उस टाइम पे भी मतलब हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। तो इब्न बतूता जो कि लगभग 700 साल पहले आया था,
घूमने केरला में या फिर कहीं पे भी, जहाँ पे भी मतलब पूरे इंडिया का दौरा करके गया था, तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत यानी ट्रेवलॉग में लिखा है, डिस्क्राइब किया मुस्लिम्स के लाइफ के बारे में, और वो बताया है कि यहाँ पे मुस्लिम जो थे वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पोर्तुगीज़ कब आते हैं और फिर आगे जो भी इनका रहन सहन है वो देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि पहले इसके पहले पढ़ चुके, अब आते हैं द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विथ हिज शिप। यानी पोर्तुगीज़ ने सी रूट का डिस्कवर किया इंडिया के लिए जब वास्को ड गामा अपने जहाज़ के साथ लैंड किया इंडिया में। कहाँ पे? कालीकट में 1498 में। तो उसके बाद सी रूट का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे पोर्तुगीज़ हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, ये सब मतलब सी रूट के थ्रू ही व्यापार करना स्टार्ट कर दिए वो लोग। प्रैक्टिस, अब यहाँ के जो लोग होते हैं, पीपल प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन्स लाइक जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लोग आ रहे हैं इधर उधर मतलब अलग अलग जगह से, तो उनका रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी तो होगा इस जगह पे। तो अगर अरब कंट्री से कोई लोग आ रहे हैं तो उसके कारण यहाँ पे इस्लाम पनपा होगा, या फिर जो भी है मतलब और भी रीज़न हो सकते हैं। बट फिर क्रिश्चियनिटी वगैरह पोर्तुगीज़ आए उनके कारण क्रिश्चियनिटी हुआ, और मतलब हिंदुइज़म तो यहाँ पे है ही। तो इस तरह से अगर हम देख सकते हैं कि अलग अलग रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी है, जिसके कारण मतलब यहाँ के लोग जो है, यहाँ पे भी रिलीजन्स में भी डाइवर्सिटी है इस छोटे से मतलब स्टेट में भी। जुडाइज़म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म, मतलब हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है फिशिंग नेट्स यूज़ किया जाता है। अब ये जो फिशिंग नेट्स होता है वो मतलब दिखता है जैसा चाइना में फिशिंग नेट्स यूज़ करते हैं वो लोग, उसी तरह का फिशिंग नेट्स यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और उस फिशिंग नेट्स का, वो जो फिशिंग नेट है उसका नाम भी चीना वाला ही है। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्राइंग यूटेंसिल्स यानी कुछ फ्राई करने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं उसका नाम चीना चट्टी है। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो चीना या चीन वर्ड जो है, यहाँ पे भी चीन आया और यहाँ पे भी चीन वर्ड आया, तो ये जो चीन वर्ड है ये चाइना से आया है। यानी यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी होगा, तभी तो यहाँ पे चीन का वर्ड आया। मतलब यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स यूज़ किया जाता है वो एग्जैक्टली मतलब चाइना में जो फिशिंग नेट्स यूज़ किया जाता है उसी तरह का दिखने में भी लगता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, आइडिया लगता है कि यहाँ पे चीन का भी इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस के ग्रोइंग में मतलब राइस ग्रो करने के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे लोग राइस की खेती करते हैं, मतलब राइस मतलब चावल या धान। अब यहाँ के लोग खाते क्या हैं? राइस हो गया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे चावल, फिश एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। क्योंकि समुद्र के किनारे है तो फिश भी आसानी से मिल जाएगा, लैंड फर्टाइल है तो राइस और वेजिटेबल्स का उपज हो सकता है, तो इसलिए इनका खान पानी हो गया। अब हालांकि हम देख रहे हैं जैसे लद्दाख और केरला दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों अलग अलग जगह पे मौजूद हैं। यानी अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप अगर कुछ इस तरह से हो, कुछ इस तरह से अगर इंडिया का मैप अगर देखें, मतलब अच्छा से मतलब ड्राइंग सही नहीं है, इंडिया का मैप तो सही से नहीं बन पाएगा, बट फिर भी कुछ इस तरह का अगर मैप देखें तो हमारा जो है मतलब कुछ इस तरह का अगर मैप देखें, हालांकि ड्राइंग सही से नहीं बन पाएगा, तो लद्दाख हमारा इधर है, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। हालांकि मैंने उसमें बताया नहीं, अब यूनियन टेरिटरी बन गया इसलिए मैंने वहाँ पे बताया नहीं था। तो ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख कुछ इस वाला पोर्शन में है और केरला यहाँ पे मौजूद है। तो इन दोनों के बीच में देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी भी है। यहाँ पे ये माउंटेनियस इलाका है, यहाँ पे समुद्र के किनारे बसा है। बट अगर हम यहाँ पे डाइवर्सिटी देखें, मतलब अगर कंपेयर करें दोनों को, तो यहाँ पे भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था, अरब इन्फ्लुएंस था, अरब ट्रेडर्स वगैरह आते थे। यहाँ पे भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, तभी तो मतलब चीना वाला और चीना चट्टी वर्ड्स जो है वो आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है प्लस अरब ट्रेडर्स वगैरह का भी इन्फ्लुएंस है। तो एक तरह से देख सकते हैं मतलब कंपेयर करने पे इन्फ्लुएंस तो दोनों जगह सेम ही है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो फ्रेज़ था वो कॉइन किया गया था मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब उसको समझते यूनिटी इन डाइवर्सिटी है क्या, उसको एक बार देखते हैं। नाउ अब वीडियो के एंड में आ चुके हैं हम लोग, तो अब देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी ये जो टॉपिक का अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो फ्रेज़ है ये कॉइन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आते हैं देखते हैं समझते हैं क्या है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ।
यानी भारत का जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको हमेशा ही स्ट्रेंथ के तौर पे देखा गया है, ऐसा नहीं कि वीकनेस के तौर पे। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ के लोग इतने डाइवर्स हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, अलग अलग मतलब अगर देखें तो कदम कदम पे मतलब कल्चरल ये चेंज हो जा रहा है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इन पे हम लोग इजीली राज कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल का मतलब नीति उन्होंने अपनाया ही। बट लोगों ने दिखा दिया कि हम इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी हम लोग एक होके, यूनाइट होके आपके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो when Britishers ruled India, women and men from different cultural backgrounds came together to oppose them। यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तो मेन एंड वीमेन मतलब औरत और महिला, मतलब महिलाएं और पुरुष जो भी दोनों हों, जो कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे, कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, मराठा, ईसाई, जो भी हो, हर एक लोग मतलब सभी लोगों ने मतलब मिल के साथ दिया और उनको अपोज किया, उनको यहाँ से खदेड़ दिया उन लोगों ने। तो अब ये यूनिटी आई कैसे? तो सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स, मतलब उस टाइम जब सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स जो उस टाइम ये किए गए थे, मतलब बनाए गए थे, जो भी सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स है, तो उनके कारण उनमें एकता आती थी और वो अभी भी हमें कांस्टेंट रिमाइंडर के तौर पे मतलब हम अभी सुनते हैं या समझते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं। मतलब हमारा जो रिच ट्रेडिशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है वो हमें कांस्टेंट रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास ये अभी भी मौजूद है। और सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स जो है वो उनको यूनाइट करता था, मतलब एक सूत्र में मतलब बांधता था, कह सकते हैं एक तरह से। इंडियन फ्लैग वाज यूज्ड एज ए सिंबल फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बाय पीपल एवरीवेयर। और इंडियन जो फ्लैग था वो हर एक जहाँ पे भी जाए पूरे भारत में ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में यूज़ किया जाता था इंडियन फ्लैग को। तो आप समझ सकते हैं ये जो फ्लैग भी था वो भी हमें यूनाइट किया। यहाँ तक कि अभी जो नेशनल एंथम है अपना, इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया है, वो भी एक सिंबल ऑफ यूनिटी है। अब ये कैसे है? तो मान लो कि आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में सब कुछ आप देख रहे हैं, बट जैसे ही हमारा नेशनल एंथम आता है तो चाहे कोई भी धर्म या कोई भी पंथ के लोग हो, मतलब किसी भी रिलीजन्स को फॉलो करे, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, अगर वो इंडियन है तो वो खड़ा हो जाता है रिस्पेक्ट में, इंडियन नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमें यूनाइट कर रहा है ये सब जो भी मतलब सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स वगैरह हो गया, फिर इंडियन नेशनल एंथम हो गया और इंडियन फ्लैग हो गया, ये सभी लोग मतलब ये सभी चीज़ हमें यूनाइट करते हैं। तो इस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने एक बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बात लिखी है, वो बात लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। मतलब भारत का जो एकता या मतलब अखंडता है वो किसी बाहरी सोर्स के द्वारा इम्पोज नहीं किया गया है, या फिर हमने किसी ने उसको इम्पोज नहीं किया है, बट रैदर इट वॉज डीप विद इन, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। मतलब ये पहले से ही मौजूद था। कहने का मतलब यही है कि इसको किसी ने इम्पोज नहीं किया है। और हर एक तरह के मतलब रिलीजन्स या फिर जो भी लोग कुछ भी डाइवर्सिटी, जो भी डाइवर्सिटी है जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज किया जाता है और इनकरेज किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे भारत इंडिया मतलब सेकुलर है, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हर एक रिलीजन के लोग मतलब फ्रीली अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी पे थोप रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें हिंदुइज़्म ही फॉलो करना है, तो इस तरह का नहीं है। तो यही लिखा है इसमें, इंडियाज़ यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रैदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। द वाइडेस्ट टॉलरेंस, मतलब जो सहने की क्षमता होती है, मतलब हम लोग सह सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी मुस्लिम या फिर जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं किसी मुस्लिम को देख के उनका मजाक उड़ाऊंगा या फिर वो मेरा मजाक उड़ाए, ऐसा नहीं। हम सभी लोग रिस्पेक्ट से रहते हैं। मतलब हिंदू जो है वो एक मुस्लिम की रिस्पेक्ट करेगा, एक मुस्लिम सिख की रिस्पेक्ट करेगा, मतलब हर कोई रिस्पेक्ट से रहता है, इज्जत से रहता है। वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम्स वाज प्रैक्टिस्ड, मतलब इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड, और सभी वेराइटी को एक्नॉलेज किया जाता है और यहाँ तक कि उनको इनकरेज भी किया जाता है। तो ये था उनका फ्रेज़, एक मतलब एक सेंटेंस लिया गया था उनके बुक से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बाकी दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।